हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ सीरीज का ये अगला वीडियो होने वाला है, जो कि आपके वीपीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और खासकर उसमें आपको जो पंचायती राज के 65 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पर्सनल नोट्स है मैं दे रहा हूँ। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अनुसार है उन सबको अच्छे से कवर कर रहा हूँ। आप इसे सिलेबस से मिला भी सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और अच्छी तरह से काम करने का अवसर मिले। और यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नॉलेज टॉक के चैनल नाम से ही है वो भी, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पांचवा आपका यह टॉपिक होने वाला है, चौथी यूनिट का। ये चीज आपको ध्यान देना है। 3-4 वीडियो और आने वाली हैं जिसमें आपके ये पंचायती राज लगभग लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, पर ये 15-16 वीडियो हो चुकी हैं। ये अगला वीडियो उसी सीरीज में होने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपका पांचवा टॉपिक है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ई गवर्नमेंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ई गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी कार्यों या जागरूक नागरिकों और वितरित सेवाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आवेदन को ई गवर्नमेंट कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस से तात्पर्य प्रभावी तरीके से जनता को दी जाने वाली सूचना और सेवाओं की श्रेणी और गुणवत्ता को बढ़ाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से है। यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा मतलब ये देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी कर्मचारियों की एक टीम होती है एक प्रकार से। गवर्नेंस उन कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं सुधार के लिए, उसे आप गवर्नेंस कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए, यह एक प्रणाली है, ये कार्य क्षमता है। गवर्नेंस एक कार्य क्षमता के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट एक प्रणाली होती है जो कि आपके सरकारी कर्मचारियों से बनती है। अब देखिए, ई गवर्नेंस में यदि हम देखें ना, सबसे पहले क्या था? इफिशियंसी। और इफिशियंसी हो गया, इस पे आपकी ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। तो इन सबसे आपका क्या बनता है? इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन डिलीवरी, यानी आपको जो सूचना को देने की इम्प्रूवमेंट है, उसमें सुधार है, उन सब में अच्छा इम्प्रूव देखने को मिलता है। किनसे किनसे? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी से। इससे होता क्या है? अंततः सिटीजन का पार्टिसिपेशन इससे बढ़ता है। अब देखिए, ई गवर्नेंस को लागू करने की बात करते हैं तो 6C मॉडल की यहाँ पर बात कही गई है। 6C में क्या क्या आता है? कंटेंट, आपका कॉम्पिटेंस, कनेक्टिविटी, साइबर मेथड, सिटीजन इंटरफ्रेंस इंटरफेस और आपका कैपिटल। ठीक है, कंटेंट जो आपका डाटा होता है वो, और कॉम्पिटेंस यानी कंपटीशन अच्छा हो तब आपका ई गवर्नेंस में फायदा होता है और सुधार होता है उसमें। कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जुड़ाव। साइबर मेथड, जो आपके साइबर हमलों से बचाने के लिए साइबर मेथड होना चाहिए, सुरक्षित हो, सिक्योरिटी के लेकर। और सिटीजन इंटरफेस का मतलब है सिटीजन के लिए इंटरफेस अच्छा हो, उनके लिए सुविधाओं के बारे में अच्छी चीजें हों। कैपिटल, आपका जब तक कैपिटल यानी पूंजी ना होगी तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? देखिए, इसमें न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा शामिल होती है, सामाजिक कल्याण विकास है, आर्थिक विकास है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, मानव संसाधन विकास है, वाणिज्य और उद्योग है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, कृषि संबंधित क्षेत्र है। ये सब चीजें आती हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत। अब देखिए, गुड गवर्नेंस के लाभ क्या होते हैं, पहले देखिए देखते हैं हम एक्सटर्नली, यानी बाह्य रूप से क्या क्या फायदे होते हैं इसके। तीव्र सेवाएं पहुंचती हैं। ठीक है, यानी आम जन तक सेवाएं जो होती है बहुत जल्दी पहुंचती हैं। जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ये आपकी अधिक होती है, प्रभावी होती है। सेवा प्रयोग की नमनीयता, सेवा प्रयोग जो आपका होता है इसमें नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सहभागिता बढ़ती है आपकी, इससे आम लोगों के मध्य सहभागिता बढ़ती है। और अधिक नागरिक अधिकारी बनता है, यानी नागरिकों के प्रति ज्यादा ये लाभप्रद होता है। आंतरिक रूप से बात करें इंटरनली, तो यहाँ देखिए लेन देन की लागत में कमी आती है। जब आपका देखिए गवर्नेंस अच्छा होगा तो आपका जो आउटपुट के लिए जो आप इनपुट डालते हैं, इनपुट कॉस्ट भी कम रहेगी। अफसरशाही कार्यशैली में सरलीकरण आता है। क्षमता में इजाफा होता है। अधिक समन्वय के साथ काम होता है, संप्रेक्षण होता है। वर्धित पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी आती है और आपको ट्रांसपेरेंसी भी आती है। एजेंसियों के मध्य सूचना की भागीदारी बढ़ती है और सूचना प्रबंधन की सुरक्षा भी इससे बढ़ती है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस की बात कर ले यहाँ पर। ई गवर्नेंस की देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसे हम G2G कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सरकारी संस्थाएं जो हैं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच ये इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
यानी कुल मिला के ये जो होता है ये सरकार के अंतर्गत है, तो सरकारी संस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या फिर आपकी स्थानीय स्तर की जो सरकारी निकाय होती है उनके मध्य इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है G2C, जिसे हम गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का सिटीजन से डायरेक्ट, गवर्नमेंट के माध्यम से जो सिटीजन को सार्वजनिक सेवाएं होती हैं उन्हें पहुंचाने का काम किया जाता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करें तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस नाम से ही पता चला होगा, सरकार और बिजनेस के माध्यम यानी व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता की बात कही गई है। इसके बाद G2E, जिसे हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज कहते हैं, यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है। इसके बाद है आपका ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। तो यहाँ पर देखिए ई नागरिक सेवा दी जाती है, ई शैक्षणिक सेवा दी जाती है, ई परिवहन सेवा दी जाती है, और कृषि क्षेत्र में यहाँ पर देखिए ई नागरिक सेवा में इतनी चीजें आती हैं, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, ITR जिसे कहते हैं, मनरेगा हो गया। ई शैक्षिक सेवा में बात करें तो परीक्षा तो आवेदन करने के लिए, और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, उच्च शिक्षा के लिए ऋण की बात कर लें। ई परिवहन में बात करें तो रेल टिकट है, बस टिकट है, एयर टिकट भी इसी के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो मुआवजा सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको मुआवजा मिलता है वो सीधे आप बैंक अकाउंट में अपने प्राप्त कर सकते हैं। बाजार मंडी में फसलों का भाव पता करने के लिए आप डायरेक्ट घर में बैठे ही पता कर सकते हैं। ऐप्स के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी भी मिल जाती है, ये भी चीजें सुविधाएं आ गई हैं। ई चौपाल की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान देना है। ई चौपाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक गांव में खुले क्षेत्र में बैठना। ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट जिसे IBD कहते हैं, और इंडियन टोबैको कंपनी जिसे ITC कहते हैं, इनके द्वारा यह पहल की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है ई चौपाल के बारे में। इस पहल में किया क्या गया था, किसानों को मध्यवर्ती संस्थाओं की भागीदारी के बिना अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता करने की बात कही गई थी इसमें। इसके बाद है आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पे क्या है, इस पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। यह जो है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइज सूट के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद ई पंचायत मिशन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट कब होता है, 2018 में स्टार्ट होता है। इस पे है का मिशन मूड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में ये आता है, ठीक है। 2006 में ई अवतार योजना के तहत 2018 में ये गठित होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ई अवतार योजना आई थी 2006 में, उसी के तहत इसे 2018 में गठित किया जाता है। आइए, ग्राम परियोजनाओं में सुधार के लिए आई थी कौन सी ई अवतार योजना, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट, जो आप यहाँ पर देखते हैं ना, मिशन मूड प्रोजेक्ट ई पंचायत मिशन जो है इसके घटक के रूप में आता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, ये ग्रामीण भारत की ऑफलाइन जानकारी को अद्यतन जानकारी से लॉन्च करना है, और ग्रामों को जो है कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाने की बात कही गई है इसमें। सहायिका का आंतरिक कार्य प्रवाह व्यवसाय का स्वचालन की बात इसमें कही गई है। सरकारी एजेंसियों की पोस्ट में सुधार करने की बात कही गई है, और पंचायत में और उनमें क्षमता निर्माण की बात कही गई है। अब देखिए, ये आपका छठवां टॉपिक होने वाला है चौथी यूनिट का, ये आपका क्या है, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें है क्या, इसमें है आपका यूपी का जो परिवार रजिस्टर नकल है, जो 2023 में आता है एक नियम, ठीक है। इस पे है क्या कि परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर, ये आपकी परिभाषा, ये चीज आपको ध्यान देने की पूछ सकता है। परिवार रजिस्टर है या फिर इसे कुटुंब रजिस्टर भी कहते हैं, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे रहते हैं। परिवार में कोई जन्म या मृत्यु होती है तो उसको अपडेट भी किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके लाभ क्या है, तो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में काम आता है, छात्रवृत्ति में काम आता है, सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के लिए काम आता है। ये राज्य के नागरिक के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आय प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए भी लाभकारी होता है। दस्तावेज बात कर लें, आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता की बात कर लें तो देखिए, यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और फोटो। इसके बाद है जन्म मृत्यु पंजीकरण। इसमें देखिए, पंजीकरण के लिए पहले के समय में रजिस्ट्रार स्तर पर अधिक कागजी कार्यवाही होती थी उस समय पहले, ठीक है। जब पंजीकरण के लिए आप जाते थे तो पंजीकरण के लिए पहले के समय में रजिस्ट्रार स्तर पर जाना होता था, और वहां पर कागजी कार्यवाही अधिक होती थी। इसको कब करने के लिए यूपी नियमावली जो 2002 में आई थी, उसे तैयार किया गया था, जो कि 22 मार्च 2003 से प्रभावी है। जन्म मृत्यु की संशोधित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र निम्न हैं। ये आपको प्रपत्र दोस्तों याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। प्रपत्र 1 में क्या है, जन्म सूचना प्रपत्र। प्रपत्र 2 में क्या है, मृत्यु सूचना प्रपत्र। प्रपत्र 3 में क्या है आपका, मृत्यु जन्म
सूचना प्रपत्र है। प्रपत्र 5 में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र है। प्रपत्र 6 में मृत्यु प्रमाण पत्र। ये आपको ध्यान देना। देखिए, एक में जन्म सूचना है, दूसरे में मृत्यु सूचना है, तीसरे में मृत्यु जन्म दोनों है। अब पांचवें में देखिए प्रमाण पत्र है, छठवें में आपका भी प्रमाण पत्र, लेकिन पांचवें में जन्म का है और छठवें में मृत्यु का। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969। ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में एकरूपता स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इसके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट के क्रियान्वयन हेतु यूपी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 आई थी। 1969 के बाद में 1969 आपकी एक केंद्रीय स्तर पर आई थी। 1976 में जो है ये यूपी सरकार के द्वारा लाई गई थी, जो दिनांक 8/1/1977 को संपूर्ण देश में लागू हुई थी। इसके बाद क्या है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल नियमावली में संशोधन करके 1999 में लाती है। कौन सी आती है ये, यूपी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 में आती है, 1999 में संशोधन करके। लागू कब होती है, 22 मार्च 2003 को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियाओं की बात कर ले तो 1969 के एक्ट के अंतर्गत संपूर्ण देश में स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जो भी घटित जन्म और मृत्यु की घटनाएं होती हैं उनका रजिस्ट्रीकरण करने का कार्य इसी का होता है। किसका, रजिस्ट्रार का। ये चीज आपको ध्यान देना है। बच्चों के नाम पर रजिस्ट्रीकरण की बात करें तो बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम संख्या जो 10 है, इसके अनुसार रजिस्ट्रार नाम के बिना भी रजिस्ट्रीकरण कर सकता है। और इसमें क्या है, माता पिता या संरक्षक के नाम को लिखा जाता है या फिर मौखिक सूचना के आधार पर भी रजिस्ट्रीकरण तिथि के 1 वर्ष के भीतर कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत से बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनके जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की बात करें तो जन्म मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण नागरिकता एक्ट 1955 और भारतीय काउंसिल रजिस्ट्रीकरण 1956 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भारतीय काउंसिल द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1969 की धारा 20 का 2 के अंतर्गत क्या है, यदि भारतीय दंपत्ति भारत में बसने आते हैं तो अपने बच्चे या लड़की यानी लड़का या लड़की के भारत पहुंचने की तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के रजिस्ट्रार से कराएंगे। चीज आपको ध्यान देना, कोई बाहर से यदि आया है और यहाँ पर रह रहा है तो उसे 60 दिन के अंदर अपने बच्चे या बच्ची का रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। चीज आपको ध्यान देना है। गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए यदि गुमशुदा है कोई, उसकी रजिस्ट्रीकरण के लिए साधारणतः यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, साधारणतः 7 वर्ष तक यदि किसी व्यक्ति को सुना या देखा ना जाए तो उसे मृत माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। 7 वर्ष तक यदि उसे देखा ना जाए या सुना ना जाए तो उसे मृत्यु माना जाता है। इस प्रयोजन के लिए न्यायालय में दायर वाद में लिखित अथवा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि व स्थान निर्भर भी करता है। यानी मान लीजिए न्यायालय के द्वारा कह दिया जाता है तो उस पर भी निर्भर करता है। जरूर नहीं कि 7 वर्ष, अगर वो कहेंगे 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक, तो उसको भी आप मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जनरली 7 वर्ष तक यहाँ पर कहा गया है। गोद लिए गए बच्चों के रजिस्ट्रीकरण की बात करें, देखिए रजिस्ट्रीकरण बच्चे के गोद लिए जाने की स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चों के माता पिता का नाम रजिस्ट्रार भूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें भूल अभिलेख में चीज आपको ध्यान देना है। भारत के महारजिस्ट्रार की बात करें तो ये क्या है, केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को भारत का महारजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है। महारजिस्ट्रार का पता आपको पता ही होगा, जो जनगणना के लिए भी आपका क्या कहते हैं उत्तरदायी होता है। महारजिस्ट्रार संबंधित क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाता है और उक्त राज्य क्षेत्रों में उस एक्ट के क्रियान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात कर लेते हैं मुख्य रजिस्ट्रार की। तो देखिए राज्य सरकार शासकीय राजपत्र, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कौन, मुख्य रजिस्ट्रार। अब महारजिस्ट्रार केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य सरकार या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के यदि कोई हो अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों और तदाधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। जिला रजिस्ट्रार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महारजिस्ट्रार, फिर मुख्य रजिस्ट्रार, अब ये जिला रजिस्ट्रार आता है। इसमें क्या है, राज्य सरकार जो है प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार बनाती है और उतने ही अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे। चीज आपको ध्यान देना है। जो जिला रजिस्ट्रार होता है उसके अंतर्गत साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार को ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करता है। चीज आपको ध्यान देना है।
अब देखिए रजिस्ट्रार की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रार जो है नगर पालिका है या पंचायत स्तर पर है या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या फिर किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या दो से अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी नगर पालिका पंचायत व अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद है प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समय पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निर्देश दे हाजिर रहेगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगला पॉइंट है आपके लिए यूपी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 इंपॉर्टेंट है। ये इसकी गर्भावधि क्या है, इसमें जो नियम दिया गया है 28 सप्ताह। ये चीज आपको ध्यान देना, 28 सप्ताह तक गर्भावधि रह सकती है। मान लीजिए उसके बाद उसे बच्चे को गिराना चाहते तो वो नहीं गिरा सकते, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है धारा 4, ये आपका धारा 4 के अधीन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। कौन सी रिपोर्ट, यूपी जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, इसमें आपका अब चौथा यूनिट समाप्त हो गया। अगली वीडियो से आपको 5वीं यूनिट से जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई सुझाव भी दें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसमें आप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।